इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी बीमारी के विशेषज्ञ हैं जो पूरे विश्व में एक महामारी की तरह हो गई है। घोषित भले नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि लोग बड़ी संख्या में इससे पीड़ित नहीं हों। इसे लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। कोई विषाणु नहीं, कोई कीटाणु नहीं, कोई वायरस नहीं, लेकिन घर घर में डायबिटीज़ के पेशेंट आए दिन। पहले कहते थे कि काफ़ी उम्र के बाद होती है, लेकिन अब जवान को, बच्चे को डायबिटीज़ होने लगी है। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजीव कासलीवाल, महात्मा गांधी अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डायबिटीज़ के बारे में ही साथ में वो बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। जो हमारे हार्मोनल डिजीज़ होती हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं बॉडी में, कई बार उम्र के साथ, कई बार बीमारियों के कारण, ये सब भी उनके विषय हैं। आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है A1 टीवी के दर्शकों की तरफ से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो चूँकि कोरोना आज भी चला गया, राजस्थान में तो कम से कम ऐसा माना जा रहा है, लेकिन फिर भी भय, आशंका, तो ये माना जाता डायबिटीज़ वालों को जल्दी होता था कोरोना। पर अब ये नई बात सुनने में आ रही है कि कोरोना वालों को, जिनको कोरोना होकर गुजरा, उनको डायबिटीज़ होने लगी जो पहले नहीं थी। इसका क्या कारण हो सकता है? नमस्ते। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और अभी मेडिकल कम्युनिटी इस चीज़ को फेस भी कर रही है। एंड एक्चुअली कहा भी जा रहा है कि शायद ये महामारी, कोरोना महामारी, एक नई महामारी को और जन्म देगी, जो डायबिटीज़ है। एंड डायबिटीज़ पहले से भी काफ़ी ज़्यादा था, और जब से कोरोना आया है और कोरोना से पेशेंट्स रिकवर होना शुरू हुए हैं, आई थिंक हम जो सब लोग जो डायबिटीज़ के रोगियों को देखते हैं, हम सब ने महसूस किया है कि सडनली डायबिटीज़ पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। और काफ़ी सारा मेडिकल लिटरेचर भी अब इस बात पे पब्लिश हो रहा है, काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है, और वहाँ भी पाया गया है कि हाँ, ऐसा कुछ तो है। अब उसके कारण क्या हैं? उसके आई थिंक 3 कारण मैं कह सकता हूँ जो इस चीज़ को समझा सकते हैं, या हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला तो कि किसी, जैसे मैंने बताया कि हाँ, हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ कई बार एसिम्टोमेटिक होता है, कुछ लक्षण नहीं होते हैं, आप रूटीन टेस्ट करने जाते हैं और आपको डायबिटीज़ मिल जाता है। तो ऐसा एक रीज़न एकदम से डायबिटीज़ बढ़ने का ये भी है कि जिन लोगों को शायद पता नहीं था और कोरोना हुआ, उस वजह से उन्हें शुगर्स चेक हुई, उनका HbA1c, जो हम 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर एस्टिमेशन जिसको बोलते हैं, वो हुआ, और उस टाइम पे पाया गया कि उनको शुगर एक्चुअली था, जिसके बारे में वो पहले से अवगत नहीं थे। सो एक ये कैटेगरी है जो न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर कोविड, ये इसको टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो इस कैटेगरी में काफ़ी बड़ा जो बल्क, जो प्रोपोर्शन है, वो ऐसे पेशेंट्स का है जहाँ कोरोना की वजह से उनकी जांच हुई और उनको जो पहले चीज़ नहीं पता थी वो पता हुई। दूसरा कारण है कि कोई भी बीमारी, अगर कोई व्यक्ति है जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ था या प्री डायबिटिक था, और कोई मेजर इलनेस, मेजर क्रिटिकल इलनेस उस चीज़ को प्रेसिपिटेट कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है। सो जो बॉर्डर लाइन केसेस थे वो एकदम से पूरे फुल ब्लोन डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो गए। सो ऐसे भी काफ़ी पेशेंट है, स्पेशली जो कोरोना के टाइम पे काफ़ी सारी दवाइयाँ भी इस तरह की दी जाती हैं, जो देना ज़रूरी भी होता है अगर सही समय पर सही मात्रा में दें, लाइक जैसे स्टेरॉइड्स, काफ़ी कुछ इसके बारे में कहा गया है। इन सब से भी शुगर्स बढ़ती हैं, और कई बार ये जो शुगर है, बीमारी प्लस ये जो दवाइयाँ हमने यूज़ करी कोरोना के लिए, ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं डायबिटीज़ के इंसिडेंस को बढ़ाने में। सो दूसरी कैटेगरी के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको या तो बॉर्डर लाइन केस थे, लेकिन कोरोना से एकदम क्रिटिकल इलनेस से वो प्रेसिपिटेट हो गया, या दवाइयों से वो प्रेसिपिटेट हो गया, और कोरोना ठीक होने के बाद भी वो रह गया। जो तीसरी कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेडिकल साइंस के लिए जो अभी
इंटरेस्टिंग है जो अभी देख रहे हैं कि जिनको पहले कभी न तो डायबिटीज़ था, जिनका HbA1c पहले का रिसेंटली डॉक्यूमेंटेड एंड नॉर्मल है, जो बॉर्डर लाइन केसेस भी नहीं थे, एकदम हेल्दी थे, नॉर्मल थे, और उनको भी कोरोना ख़त्म होने के बाद में भी, रिकवर होने के बाद में भी शुगर डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ और वो परसिस्ट रहा। ऐसा भी नहीं कि वो कोरोना ठीक होने के साथ समाप्त हो गया हो। तो जो एग्जैक्टली दीज आर द केसेस जिस पे मेडिकल साइंस काफ़ी कुछ वर्क कर रहा है और हमें देखना भी है। सो ये इसके कई सारे कारण हैं। वह एक थियोरी ये भी है कि कोरोना वायरस जैसे लंग्स पे हम सब जानते हैं अटैक करता है एंड लंग्स में निमोनिया करता है, पेशेंट्स को ARDS होता है, पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते हैं, वैसे ही जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाने का काम करती हैं हमारे शरीर में, उन बीटा सेल्स पर भी कोरोना वायरस के जो रिसेप्टर्स हैं जहाँ से ये सेल में एंट्री करता है वो पाए जाते हैं और वहाँ से ये बीटा सेल्स को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा भला था, जिसका शुगर एकदम कंट्रोल था, इंसुलिन सिक्रेशंस नॉर्मल थे, वो एकदम से इंसुलिन का जो लेवल होता है उनके शरीर में कम हो जाता है और वो अल्टीमेटली डायबिटिक पेशेंट्स बन जाते हैं। सो ये एक नया अध्ययन का बिंदु है मेडिकल साइंस के लिए कि कोरोना जो वायरस है, कोविड-19 वायरस, वो सिर्फ लंग्स पे ही नहीं बल्कि कई सारे अदर ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर रहा है। और उनमें से पेनक्रियाज पे उनमें से एक जो है वो पेनक्रियाज है और उस वजह से ये डायबिटीज़ हमको केसेस नए सामने आ रहे हैं। अब हमें ये देखना ये है कि क्या ये चेंज या क्या ये डिस्ट्रक्शन जो बीटा सेल्स का है वो परमानेंट है या ये रिकवर हो सकता है 6 मंथ 1 ईयर डाउन द लाइन, ये हमें देखना है। पर अभी तक तो उन पेशेंट्स को दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, उन्हें बाकी डायबिटीज़ पेशेंट्स की तरह ट्रीट करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई उन लोगों की जिनको कोरोना हो गया। बहुत सारे लोग जिनको कोरोना तो नहीं हुआ पर लॉकडाउन में घर बैठे रहे, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, न दफ्तर जा रहे हैं, न दफ्तर से घर आ रहे हैं, न बगीचे में घूमने जा रहे हैं, न बैडमिंटन खेल रहे हैं, न सीढ़ी से उतर रहे हैं, न चढ़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उनको, बहुत सारे लोगों को ऐसी डायबिटीज़ हो गई होगी? आपने बिल्कुल ठीक समझा इसको। बेसिकली एंड अगेन काफ़ी सारा मेडिकल लिटरेचर एक्चुअली पब्लिश हुआ है, द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। सो ये बिल्कुल सही है। अगेन जो पेशेंट्स पहले अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ वो घर तक सीमित होकर के रह गए हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, इवन जो लोग ऑफिस जाते थे वो सब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम हो गया है। सो कुल मिला के मोबिलिटी बहुत कम हो गई है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है एंड एट द सेम टाइम ज़्यादातर समय घर पे बिताने पे लोगों का डाइटरी बैलेंस भी तो था, वो भी थोड़ा गड़बड़ हुआ है बिकॉज एक्सेस टू फूड हैज़ इंक्रीज। आप पकवान बनने लगे रोज घर पे। यस, सो इन सब चीज़ों ने डेफिनेटली इंसिडेंस डायबिटीज़ को बढ़ाया है। और उसके साथ में एक्चुअली जो लोग पहले से डायबिटीज़ थे, इसी चीज़ को थोड़ा आगे लेना चाहूँगा, जिनका शुगर पहले से कंट्रोल्ड था, इवन दो दे वर डायबिटिक ऑलरेडी और वो दवाइयों पे थे और शुगर उनका ठीक चल रहा था, पर बिकॉज एक्टिविटीज़ कम हो जाने से एंड डाइटरी इम्बैलेंस होने से उनका अच्छा खासा कंट्रोल डायबिटीज़ अनकंट्रोल डायबिटीज़ में परिवर्तित हो गया। और कई बार हमको इन पेशेंट्स की दवाइयाँ जहाँ वो सिंगल मेडिकेशंस पे या 2 मेडिकेशंस पे कन्वर्ट थे, कंट्रोल्ड थे, उनको नंबर्स ऑफ मेडिकेशंस हमको इंक्रीज करना पड़ा उनकी शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो एक अनजानी आशंका पैदा हो गई कि लॉकडाउन पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा, हमारी नौकरी बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, या पैसे नहीं है, रोज़ रोज़गार कमा के लाते थे पैसे और नहीं है तो घर के चलाएं, बच्चों की फीस भरनी पड़ रही है तो कैसे भरेंगे जब खुलेगा तब, ये चिंताओं ने भी बढ़ाया होगा ना काफ़ी डायबिटीज़ को। बिल्कुल, आई थिंक मैं पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूँ। तनाव जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं इन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स का। चाहे आप डायबिटीज़ ले लीजिए, चाहे ब्लड प्रेशर्स ले लीजिए, हाइपरटेंशन या हार्ट प्रॉब्लम्स ले लीजिए, तनाव एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और डेफिनेटली लास्ट 1.5 ईयर और ऑलमोस्ट 18 महीनों से हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण रही हैं, स्पेशली जब पीक्स आती हैं, एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है और उसने डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया है कि डायबिटीज़ के इंसिडेंस को बढ़ाने का और या फिर उसके कंट्रोल को वर्सन करने का। एंड उसकी वजह से लोगों की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई हैं, कई बार मेडिकेशंस भी स्किप हो जाती हैं। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी हमको बहुत अभी देखने को मिला है, धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है कि जो लोग पहले इजी अपना दवाइयाँ ले लेते थे, आराम से कर लेते, लोगों की जॉब्स चली गई,
सो मजबूरी में उन्हें ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करना पड़ा या आधा अधूरा लेना पड़ा, और उसने भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है कि उनका जो ब्लड शुगर कंट्रोल है वो ख़राब हुआ है. सो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हैज़ ऑल्सो इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर वाई द डायबिटीज़ कंट्रोल हैज़ वर्सन हुआ है इन डायबिटीज़ के मरीजों में, और वो सब लॉकडाउन्स की वजह से, जॉब्स जाने की वजह से सब हुआ है. सो इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कोरोना वी कैन से ऐसा. हाँ, ये डायरेक्ट बॉडी को नहीं, लेकिन जो परिस्थितियाँ बदली, बिल्कुल. और जो अनजाना भय, अनजाना तनाव कि हमको कोरोना नहीं हो जाएगा या किसी पड़ोसी को हो गया या घरवाले को हो गया, उसका तनाव भी झेल रहे हैं, और आर्थिक तनाव और सामाजिक तनाव, और जो तनाव रिलीज करने की जितनी भी प्रक्रियाएं थी वो सब बंद हो गई. खेलना भी, सोशलाइजेशन भी, कहीं गाना सुनना है, कहीं कविता करनी है, सब बंद. तो वो आदमी एक अंधेरी कोठरी में कैद होकर रह गया, वो घर भी उसके लिए एक कोठरी बन गया, दिमाग उसका एक अंधेरी गुफा में चला गया. ये सारे तनाव, ये सारे दबाव भी निश्चित तौर पर डायबिटीज़ को बढ़ाने वाले रहे होंगे. बहुत सारे लोग जो बॉर्डर लाइन पे थे, बहुत सारे लोग जो डायबिटिक नहीं थे, वो भी इस 1.5 साल के पीरियड में, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब भी इस बात से सहमत हैं कि वो डायबिटीज़ के दायरे में आ गए, और उनको भी बाहर निकलने के लिए अब मशक्क़त करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दिमाग को, टेंशन को रिलीज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, और अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा, दोस्त बदलने पड़ेंगे, मतलब दोस्तों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, बहुत सारी बातें उनको करनी पड़ेगी. लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटीज़ है, इसके बारे में अक्सर जब भी हम चर्चा करते हैं 2 बात आती है, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2. ये एक आम आदमी के लिए समझ से बाहर है कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है. जी बिल्कुल. और आपने बिल्कुल सही कहा, और ये डिफरेंशिएशन, इनको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज होता क्या है कि टाइप 1 मैं शुरू करता हूँ उनकी परिभाषा से. सो टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली हम जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने जिसको क्लासीफाई किया है कि ये वो तरह का डायबिटीज़ है जहाँ शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, एंड पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए. इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे लाइफ सेविंग हार्मोन. सो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स दे नीड इंसुलिन टू सर्वाइव. एक्सटर्नल इंसुलिन, बिकॉज उनकी खुद की बॉडी, उनका खुद का पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. सो उनको बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ता है. टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं. एक तो आपके शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, ज़ीरो नहीं होता है बट कम हो जाता है, प्लस जो इंसुलिन का जो प्रभाव है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में कम हो जाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. उनका एक्शन कम हो जाता है, जिसका एक बड़ा कारण ओबेसिटी, मोटापा रहा है. सो टाइप 2 डायबिटीज़ एक कॉम्बिनेशन है इंसुलिन डेफिशिएंसी का और इंसुलिन रेजिस्टेंस का. सो दोनों के कारण अलग हैं. टाइप 1 डायबिटीज़ विदाउट इंसुलिन नहीं रह सकता है. टाइप 2 डायबिटीज़ क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन बन रहा है, हम काफ़ी समय तक गोलियों की, दवाइयों की सहायता से उस इंसुलिन के लेवल को बढ़ा करके टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज की शुगर को नियंत्रण में रख सकते हैं काफ़ी समय तक. कई बार ऐसा होता है समय के साथ में जो इंसुलिन बनाने की क्षमता है टाइप 2 डायबिटीज़ वाले मरीजों में वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है. जैसे कि मेडिकल हमारा जो लिटरेचर है, जो डेटा बताता है कि करीबन 10 साल के बाद में 30 से 40% जो शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स थे उनको भी, इनको भी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ने लग गई है. दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है. सो इस तरह का डायबिटीज़ जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है. और ये डिफरेंस इसलिए है कि कई बार बिकॉज अगर हम कहें 100 पेशेंट अगर डायबिटीज़ के हैं तो 94 to 95% को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, और 4-5% को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है. इसलिए ये नहीं कि आपको डायबिटीज़ होगी तो इंसुलिन लेना शुरू कर दें. हाँ, कई बार लोग समझते हैं डॉक्टर ने इंसुलिन दिया इसका मतलब हमें सीरियस बीमारी नहीं है. हाँ, जबकि बीमारी का प्रकार ही अलग है, इसलिए उपचार भी अलग है. बिल्कुल, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है. एकदम सही बात कही कि दोनों बीमारियां अलग हैं और उपचार भी अलग हैं. एंड कम्युनिटी में टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है, तो जनरली जो सजेशंस हमको फैमिली मेम्बर से और अपने नियर डियर से मिलते हैं वो टाइप 2 के मिलते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट एक्चुअली टाइप 1 का होता है, तो कई बार एक भ्रांति होती है, अरे डॉक्टर साहब ने शुरू से ही इंसुलिन क्यों शुरू कर दिया. एंड समटाइम्स लोग
उन सब सजेशंस में आकर के बिना समझे हुए कि कौन सी तरह का हमें कौन सी तरह का डायबिटीज़ है, कई बार इंसुलिन बंद कर दिया जाता है। और उस समय पे जैसे मैंने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ को पहले बताया था कि उनको जीवन जीने के लिए इंसुलिन ज़रूरी है, इसके बिना नहीं। एंड इस वजह से कभी कभी टाइप 1 डायबिटीज़ के जो जनरली ये जो डायबिटीज़ होता है टाइप 1 ये बच्चों में होता है, और उन बच्चों को कभी कभी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बिकॉज पेरेंट्स ने कहीं सुन के कहीं देख के सोसाइटी में वो टाइप 2 डायबिटीज़ वाली बात को समझ के गोलियां शुरू कर दी या इंसुलिन बंद कर दिया, और वो बच्चे काफ़ी सीरियस बिल्कुल अपने आप फैसला ना लें। हाँ, पड़ोसी का, परिवारजनों का, मित्रों का कोई भी सुझाव हो, बात सिर्फ डॉक्टर से करें। डॉक्टर जानता है कि उसे आपको अगर है तो टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 का इलाज अलग है, टाइप 2 का इलाज अलग है, इनके कारण भी अलग होंगे। ये जरूर है कि टाइप 2 एक लंबे समय के बाद कभी कभी किसी को टाइप 1 में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं होगी। और इंसुलिन वाले टाइप 1 वाले को भी कभी हो सकता है कि इंसुलिन बनने लग जाए किसी वजह से। क्यों डॉक्टर साहब? तो ये बात नहीं है, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि जनरली टाइप 1 में इंसुलिन रीजनरेशन कैपेसिटी जो है वो नहीं आती है। हाँ, उसमें कभी कभी टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जिसे हनीमून पीरियड हम एक्चुअली कहते हैं मेडिकल भाषा में। इट्स ए टर्म जहाँ पे एक बार टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन शुरू किया और उसको शुरू करने के 6 महीने बाद में इंसुलिन रिक्वायरमेंट एकदम से कम हो जाती है, शुगर्स ठीक होने लगती हैं, एक तरीका आभास होने लगता है शायद मैं ठीक हो रहा हूँ या इंसुलिन बंद हो गया। लेकिन ये फेज़ टेम्परेरी होती है। अल्टीमेटली इंसुलिन बनाने की क्षमता कुछ समय बाद में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और वापस उनको इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ता है। अभी तक काफ़ी कुछ रिसर्च चल रहा है, पर अभी तक कोई ऐसा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अभी तक नहीं सामने आया है जो इसको बीटा सेल्स को जो इंसुलिन जो बनाती हैं उनको रीजनरेट कर दे या इंसुलिन को दोबारा बनाना शुरू कर दे। वो अभी नहीं हो पाया है, तो तब तक हमें इंसुलिन लेना उनको पड़ेगा। पेशेंट्स को कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे उनकी सलाह अनुसार ही इंसुलिन के साथ में कुछ भी बदलाव करें। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में, हाँ, उनमें हम जो मैंने सब बताया कि 10 साल के बाद में 30 से 40% लोगों को डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। वहाँ फिर भी हमारे पास थोड़े तरीके हैं जिनसे हम इस प्रोग्रेशन को, इस इंसुलिन रिक्वायरमेंट को स्लो कर सकते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा है जो योगदान होता है वो आपकी लाइफस्टाइल का होता है। इसीलिए आपके जो डायबिटीज़ चिकित्सक हैं, जो सारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, वो हमेशा सलाह देते हैं। उनका इनफैक्ट अगर आप कभी ट्रीटमेंट देखेंगे, पहली चीज़ ही वो डाइट एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन पे लिखते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो हम इस नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ को, और आपकी दवाइयों की ज़रूरत को और आगे इंसुलिन की आवश्यकता पड़े उसकी संभावना को कम कर सकते हैं या उसको काफ़ी समय तक टाल सकते हैं। डॉक्टर राजीव, तो डायबिटीज़ में खाना और जो भी आपने डाइट का जिक्र किया था, डाइट बदलने से हर डायबिटीज़ विशेषज्ञ जो होता है सबसे पहले डाइट की बात करता है, फिर दिनचर्या की बात करता है, लाइफस्टाइल की बात करता है, नींद की बात करता है। क्या ये सब चीज़ें डायबिटीज़ को कम करने में, ठीक करने में मददगार हैं या बढ़ने से रोकने में मददगार हैं? जी बिल्कुल। मेरा मानना है, और आई थिंक सभी डायबिटीज़ विशेषज्ञों का, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद अगर हम कहें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर डायबिटीज़ मैनेजमेंट का है, इवन बिफोर मेडिकेशन, इज़ द डाइटरी मैनेजमेंट। आप डाइट को मैनेज करके काफ़ी हद तक अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, और इस पे पूरा हमारा फोकस भी रहना चाहिए। सारे डॉक्टर कहते हैं खूब सारा सलाद खाओ खाने से पहले। जी बिल्कुल, भूख को उससे मारो पहले। बिल्कुल। और हमारे देश में डायबिटीज़ होने का एक और स्पेशली ज़्यादा होने का, या हमारे देश में डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है, जिन मरीजों को अगर डायबिटीज़ है भी और उनको ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं पर कंट्रोल इतना अच्छा नहीं, उसका कारण थोड़ा सा हमारी जो डाइट है वो भी है। बिकॉज एज ए ट्रेडिशन इंडियन डाइट जो है वो काफ़ी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है जिसको हम कहते हैं। बिकॉज हमारे खाने में जो चपाती है, जो ग्रेन, ये सबसे ज़्यादा होता है। एंड इट्स लाइक जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये 30-40% होता है या 50% होता है, हमारे टाइम कई बार कार्बोहाइड्रेट 70 to 80% तक चला जाता है। हमारी थाली में एक सब्जी बहुत छोटी सी कटोरी में रहती है और चपाती रहती है, विच इज़ प्योर कार्बोहाइड्रेट। सो इस चीज़ को हमें चेंज करना है।
और इसीलिए ज़्यादातर डायबिटीज़ के जो विशेषज्ञ हैं वो आपको ये सलाह देते हैं कि भाई अपने खाने में जो कार्ब्स को कम करें, आप चपाती रोटी को कम करें, अपनी सब्जी खाने में जो सब्जियां हैं, दाल हैं और जो सलाद है, जो फाइबर्स देती हैं, जो आपको फुल करती हैं ताकि आप कम कैलोरीज में आपका जो एपिटाइट है वो फुलफिल हो जाए, भूख मिट जाए और कम कैलोरी में। हाँ जी। सो सलाद उसके लिए एक बहुत अच्छा जरिया है, वो आपको करना चाहिए। सो अगर आप अपने डाइट में कार्ब्स को कम कर सकें, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को और फाइबर्स को बढ़ाएं, तो वो एक बहुत बड़ा एडिशन होगा आपके डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में। आपकी दवाइयों की संख्या या कई बार जो नई डायबिटीज़ हैं जिनको पहली बार डायग्नोज हुआ है, उनमें हम दवाइयों की आवश्यकता को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। अगर अपनी डायबिटीज़ अपनी डाइट पे ही हम अच्छे से कंट्रोल कर लें तो डाइट तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं गेहूं की बजाय जौ चने और गेहूं की मिक्स आटे की चपाती बनाएं, उसके पीछे रीज़न वही है बिकॉज इन जो मल्टीग्रेन जिसको कहते हैं आजकल मल्टीग्रेन चपाती, इसमें फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। कार्ब्स तो आपका जब वो लेते हैं खाना, वही 2 चपाती, चाहे आप गेहूं की लें या 2 चपाती मल्टीग्रेन की लें, लेकिन मल्टीग्रेन में जो होगा कार्ब्स कम होगा, फाइबर ज़्यादा होगा जी। आपकी भूख पहले मिट जाएगी और उतना कार्ब्स नहीं जाएगा जो हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ होती है फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा स्लो करते हैं और उसकी वजह से जो रक्त में जो ब्लड शुगर लेवल का जो बढ़ने की गति है वो कम हो जाती है, तो उसको बॉडी इजीली हैंडल कर पाती है, जिसको हम बोलते हैं उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको हम कहते हैं वो कम होता है और इस वजह से शुगर कंट्रोल अच्छी रहती है। चपाती पे घी लगाए खाने की परंपरा अपने यहाँ, लूकी तो खाते ही नहीं है लोग, समझते हैं कि यार लूकी तो मतलब जिसके पास दारिद्र्य है वो लूकी खा रहा है, बाकी तो हम तो संपन्न है, घी लगा के चिपड़ी रोटी खाएंगे। आई थिंक मेडिकल साइंस की तरफ से तो वो घी लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, हम ऑलरेडी हमारे खाने में फैट काफ़ी कुछ रहता है। सो हम इससे नुकसान है कि घी लगाने से डायबिटीज की लिहाज से? सर नुकसान इस तरह से है, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि घी जो है इट्स अ फैट और फैट बहुत कैलोरी रिच होता है, तो कैलोरी इवन हाँ थोड़ा सा हमें लगता है कि हमने बहुत थोड़ा सा घी लगाया, बट वो कैलोरी काफ़ी कुछ हमें दे देता है, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम कर देता है। एक बिना घी की चपाती और एक घी की चपाती, चाहे सेम साइज सेम वजन की हो, पर अगर वो घी लगा के है तो कैलोरी जो है ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो जाती है बजाय बिना घी की चपाती के। तो ये दिखती बहुत छोटी है लेकिन कैलोरीज बहुत देती है, कमाल कर देती है अंदर जाके। हाँ, सो ये अगर आप कम कर सकें तो आपका वजन कम होगा तो ऑब्वियसली आपका डायबिटीज़ इम्प्रूव होगा। डॉक्टर साहब, ये जो चावल ना खाओ और आलू ना खाओ, ये 2 बातें मैंने सुनी है बहुत, उसका कारण क्योंकि चावल और आलू दोनों ही अगेन कार्ब रिच फूड्स हैं और स्पेशली इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी हाई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जब हम खाना खाते हैं और वो जब एब्जॉर्ब होता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट होना और ग्लूकोज का फटाफट से एब्जॉर्ब होना ब्लड में वो ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। तो पीक्स जो होते हैं, कहते हैं ब्लड शुगर के जो पीक्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए इस तरह की चीज़ों को, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो सब्जी जो फल हैं या जो अनाज हैं जैसे चावल है, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज़ के मरीजों को जितना हो सके उतना। डॉक्टर साहब, ये तो खाने पे हो गया, ये जो बहुत सारे लोगों में मोटापा है, बढ़ रहा है मोटापा, और खासतौर पर बच्चों में, बहुत छोटे छोटे बच्चों में मोटापा आ रहा है आजकल, 8-10 साल का बच्चा बड़ा मोटा हो जाता है, वो कोई ऐसा खा भी नहीं रहा है, फिर ओबेसिटी है, क्या वजह है? सर आपने बहुत इम्पोर्टेंट विषय की तरफ इशारा किया है, जो चाइल्डहुड ओबेसिटी जिसको हम आजकल कह रहे हैं, जो छोटे बच्चों में होने वाला जो मोटापा है, ये बहुत ख़तरनाक है। और अभी जो ये एक तरह का अगेन इट इज़ अगेन जस्ट लाइक एन कोरोना, इट्स एन एपिडेमिक, इट्स बिकॉज आज हम देख रहे हैं, अगर हम इवन इंडिया की बात करें, डेवलप्ड वर्ल्ड में, अमेरिका में और ये सब में तो काफ़ी देखा जा ही रहा है और आजकल इंडिया में भी बहुत देखा जा रहा है कि जो चाइल्डहुड ओबेसिटी का जो प्रिवलेंस है, जो हम कहते हैं कि कितने % लोगों को ये है, तो ये जनरली 15 से 20% हो गया है आजकल। और अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, जो ये सर्वे पे आधारित ये रिसर्च है कि डिफरेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में जहाँ सो कॉल्ड थोड़े एफ्लुएंट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ तो ये प्रिवलेंस जो चाइल्डहुड ओबेसिटी का है वो 30 से 40% तक जा रहा है। वजह क्या, कारण क्या? कारण है सर, बिकॉज जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है उस वजह से जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जो एक्सेस टू फूड आइटम्स हैं वो बदले हैं और इजी हुए, आसान हुए,
चॉइसेस इम्प्रूव हुई हैं, और उस वजह से जो जंक फूड्स का जो ट्रेंड हुआ है, चला है लेने का, अगेन वो लगते बहुत छोटे हैं और बहुत कम अमाउंट में लगते हैं, लेकिन वो कैलोरीज बहुत देते हैं। और उनमें कुछ पिज्जा कल्चर है, जहाँ से पिज्जा मंगाओ। यस, इट्स पिज्जा कल्चर, जैसे आपने कहा जी, पिज्जा कल्चर। कोल्ड ड्रिंक्स लगते पानी जैसे हैं, लेकिन उनको एक्चुअली वो दे आर लाइक स्वीट, सो वो काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है चाइल्डहुड ओबेसिटी का। उसके साथ में आजकल स्पेशली अगर हम लॉकडाउन की बात करें इस संदर्भ में, तो अगेन बच्चों में स्पेशली इसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। खेलना, स्पोर्ट्स बंद हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, और बच्चे क्या है ज़्यादातर ऑन वीडियो गेम्स, मोबाइल्स और टीवी के ऑलमोस्ट एडिक्ट्स जैसे हो गए हैं, या फिर उनको लॉन्ग आवर्स तक ऑनलाइन क्लासेस में, सो ऑलमोस्ट दे आर सिटिंग, सो सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो दोनों तरफ घर में हैं तो एक्सेस टू फूड भी ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सो इन लॉकडाउन के 2 सालों में, 1.5 सालों में काफ़ी हद तक चाइल्डहुड ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत बड़ा है, और शायद इस चीज़ की कीमत हम आगे बहुत चुकाएंगे, बिकॉज जो बच्चा आज से ओबीज़ है 10 साल 15 साल की उम्र में, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके साथ फ्यूचर में क्या होगा। और यही कारण है जो डायबिटीज़ का 50s और 60s में जो होता था, आजकल 30s में और 20s में भी आने की संभावना बढ़ जाती है। और आजकल हम जो मैं बताऊं आपको, आजकल हम जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो जनरली हम 60s और 50s में बोलते हैं, वो 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चों में, 18 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़। क्यों? क्योंकि उनमें ओबेसिटी है, मोटापा है, लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है, लेट उठना, वीडियो गेम्स देखना, आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, और खाना तो जैसे आपने बताया पिज़्ज़ा कल्चर जो है बिल्कुल जंक फूड बेस्ड हो गए हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जो पढ़ते थे तब स्कूल में पीटी होती थी, और स्काउट गाइड, एनसीसी परेड, ये सब लगभग अब बंद सी है। अब तो बंद सी, तो वो सारी चीज़ें जो दिमाग को बढ़ाने वाली तो है, लेकिन शरीर को बढ़ाने वाली चीज़ें बंद हैं। तो शरीर के व्यायाम बंद हैं। योगा अगर वापस से पूरी तरह शुरू हो जाए स्कूलों वगैरह में, तो शायद कुछ थोड़ी मदद मिल सकती है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में हमेशा ऐसे आता है लेमैन की तरह, कि चावल पे तो डायबिटीज़ वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन खिचड़ी बना के खाएं तो क्या उसमें फ़र्क पड़ जाता है? दाल डल जाती है उससे? हाँ, फ़र्क पड़ता है, बट इतना नहीं। हाँ, हम अगर कभी कहते भी हैं तो बेटर तरीका है कि आप खिचड़ी तो खा सकते हैं, चावल डेफिनेटली बहुत कम होना चाहिए, दाल का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, एंड कोशिश करें उसमें सब्जियां डालने की। जी, नमकीन खिचड़ी जिसको कहते हैं, तो उससे आपका जो बेसिक आइडिया शुड बी टू जो है वो हमारा सब्जियां खाने का होना चाहिए। तो उस वैसा करके हम काफ़ी हद तक वो जो चावल से जो मिलने वाला जो कार्ब्स है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, और उसके एब्जॉर्प्शन को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। क्योंकि वो आप जो खा रहे हैं पेट भरने में, वो दाल भी काम आ रही है, दाल भी आ रही है, सब्जी भी काम आ रही है। जी, बिल्कुल ठीक है। प्रोपोर्शन जो है उसका चावल का वो काफ़ी कम हो जाता है। इसको इस तरह से सोचना चाहिए लोगों को। डायबिटीज़ पर बातचीत की हमने डॉक्टर राजीव कासलीवाल से, कोरोना के पहले, कोरोना के बाद, कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, खाने पीने की वजह से, सारी बातें खुलकर की डॉक्टर साहब ने। बहुत सारे विषय छूट गए, लेकिन समय की एक सीमा है। आज हम डायबिटीज़ पर केंद्रित रहे डॉक्टर राजीव कासलीवाल से। फिर मिलेंगे और बात करेंगे हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर पर भी, जो आप ही का विषय है। लेकिन आज बस इतना ही। आप सबसे यही उम्मीद भी और निवेदन भी, लाइफस्टाइल बदलिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना विदा हो गया है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, बच्चों को घूमने भेजिए, बगीचे लेकर जाइए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, और जंक फूड कम से कम खाइए। डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा उसे सोचिए, मनन कीजिए, अपनाइए, जीवन में उतारिए। डायबिटीज़ बहुत बड़ी महामारी का रूप लेने वाली है दुनिया में, और इससे कार्य क्षमता, सृजनशीलता, मस्तिष्क की चिंतनशीलता सब नष्ट हो जाती धीरे धीरे, और कम उम्र में हार्ट अटैक होते हैं, कम उम्र में ब्लड प्रेशर हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां डायबिटीज़ के कारण जन्म लेती है। इसे काली बिल्ली कहते हैं, जो अंधेरे में पीछे से आकर दबोच लेती है, आपको दिखती नहीं है। प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। हेलो डॉक्टर में बस आज इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।